पहला संशोधन अधिनियम 1951। पहला संशोधन अधिनियम 1951 में कानूनों की सुरक्षा, संपदा के अधिग्रहण के आदि के लिए प्रावधान किया गया है। 9वीं अनुसूची को जोड़ने से भूमि सुधार और इसमें शामिल अन्य कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिलता है। सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान हेतु राज्यों को सशक्त बनाना, इसका मतलब प्रावधान है। 3 और आधार जोड़े गए: व्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिबंध और अपराध के लिए उकसाना। इसके अलावा इसने प्रतिबंधों को उचित और इस प्रकार न्यायोचित बना दिया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय का राज्य व्यापार और राष्ट्रीयकरण या व्यापार या व्यवसाय की अधिकार की उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं होगा। और पहला संशोधन अधिनियम 1951 में ही अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B का भी सम्मेलन किया गया है। अब हम बात करेंगे दूसरे संशोधन अधिनियम 1952 के बारे में, जिसमें लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने का पुनः संयोजन, जिसके तहत एक सदस्य 7,50,000 से अधिक व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में राज्यों के मौजूदा वर्गीकरण की 4 श्रेणियों अर्थात भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी राज्यों में समाप्त कर दिया गया है और उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है। उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र का संघ शासित प्रदेशों तक विस्तार या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त एक यौम कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। द्वितीय अनुसूची में संशोधन: संविधान की 7वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण और अधिग्रहण से संबंधित सूचियों में संशोधन। अब हम बात करेंगे 10वां संशोधन अधिनियम 1961। दादरा और नागर हवेली का भारतीय संघ में समावेश आवश्यक है ताकि राष्ट्रपति इस क्षेत्र में शांति, प्रगति और सुशासन के लिए नियम बना सके। 15वां संशोधन अधिनियम 1963 उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर भी किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया यदि वाद का कारण उनकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पन्न हुआ हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। अनुच्छेद 297, 311 और 316 में संशोधन की बात की गई है और उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया है। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने वाले न्यायाधीशों को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया गया। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अधिकारी को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना भी इसका उद्देश्य है। किसका है? तो 15वां संशोधन अधिनियम 1963। 24वां संशोधन अधिनियम 1971 के थ्रू मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति राष्ट्रपति की पुष्टि। राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 13 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि यह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू न हो। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 नए अनुच्छेद 31C का परिचय। संशोधन अधिनियम का उद्देश्य राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। इस अधिनियम ने संपत्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया। 26वां संशोधन अधिनियम 1971 अनुच्छेद 291 और 362 को हटाकर नए अनुच्छेद 363A जोड़कर ये कहा गया कि देशी रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी जाएगी तथा प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिए जाएंगे। ये 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के थ्रू कहा गया।
फिर उसके बाद हम 34वां संशोधन अधिनियम 1974 की बात करेंगे। तो इस संशोधन अधिनियम में संशोधित सिग्लिंग कानूनों को शामिल करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन का प्रस्ताव किया गया। इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के 20 से अधिक भूमि स्वामित्व और भूमि सुधार अधिनियमों को भी 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 38वां संशोधन अधिनियम 1975 में संविधान का 38वां संशोधन अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 123, 213, 239 बी, 352, 356, 359 और 360 में संशोधन करने का प्रयास करता है। भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल को गैर न्याय संगत घोषित कर दिया। राष्ट्रपति, राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों द्वारा अध्यादेश जारी करना गैर न्याय संगत बना दिया गया। राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर एक साथ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार 38 संशोधन अधिनियम 1975 के थ्रू मिला। अब हम बात करेंगे 42वां संशोधन अधिनियम 1976। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि अभी देखो प्रस्तावना के टाइम पे जो संशोधन भी हुआ था तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 का विशेष योगदान था उसमें। ठीक है, तो देखो 42वें संशोधन अधिनियम में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, जिन्हें प्रस्तावना में जोड़ा गया। नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। भाग 4 थे, राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों को प्रावधान किया गया। भाग 15 थे, 1971 की जनगणना की अकॉर्डिंग 2001 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का रखरखाव। संवैधानिक संशोधन न्यायिक जांच से परे किए गए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जब तक विशिष्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता, तब तक निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध नहीं माना जा सकता। राजनीति के 3 नए निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए, अर्थात समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को सुगम बनाना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की एक बार की अवधि को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष करना। शिक्षा, वन, जंगली पशु और पक्षी संरक्षण, वजन और माप, न्याय प्रशासन, संविधान और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों के संगठन सहित 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना भी की गई। 44th संशोधन अधिनियम 1978 के थ्रू 44वीं संशोधन अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियां बहाल कर दी गई। राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। राष्ट्रपति को केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार दिया गया। मौलिक अधिकारों को सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसे कानूनी अधिकार बनाया गया, बशर्ते कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। 51st संशोधन अधिनियम 1984 में मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान, साथ ही मेघालय और नागालैंड में विधानसभाओं में भी। 52 संशोधन अधिनियम 1985, इस संशोधन में अधिनियमित को दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है।
दल बदल विरोधी कानून। इस अधिनियम में दल बदल के आधार पर राज्य और राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की आय योग्यता का प्रावधान था। इस संबंध में विस्तृत जानकारी वाली एक नई 10वीं अनुसूची की आवश्यकता है। 61st संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 65 संशोधन अधिनियम 1990 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी के स्थान पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना भी की गई। उसके बाद 69 संशोधन अधिनियम 1991 दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली बनाया गया तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया। उसके बाद फिर 73rd संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और कार्य का उल्लेख किया गया। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया। 74 संशोधन अधिनियम 1992 इस अधिनियम ने स्थानीय शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। इसमें इस प्रयोजन के लिए संशोधन में नगर पालिकाएं नामक एक भाग 9th ए जोड़ा गया। इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यतम मत भी शामिल थे। 76 संशोधन अधिनियम 1994 में इस अधिनियम में 1994 का तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम भी शामिल था, जो न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 69% सीटों और 9वीं अनुसूची में राज्य सेवाओं में पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 77 को संशोधन अधिनियम 1995 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 1955 से पदोन्नति आरक्षण का आरंभ उठा रही है। इस अधिनियम ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों पदोन्नति के लिए आरक्षण प्रदान किया है। पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी रद्द किया गया है। उसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे तो 80th संशोधन अधिनियम 2000 संघ और राज्य के बीच में करों के बंटवारों के लिए राजस्व के हस्तांतरण की एक वैकल्पिक योजना लागू की गई। और 85th संशोधन अधिनियम 2001 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद फिर 85th संशोधन अधिनियम 2001 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण के नियम के आधार पर पदोन्नति के मामले में परिणामी वरिष्ठता का प्रावधान किया गया। 86th संशोधन अधिनियम 2002 में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। 9 जोड़ा गया अनुच्छेद 21 एक घोषित करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में परिवर्तन किया गया। अनुच्छेद 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है भारत के प्रत्येक नागरिक का जो माता पिता या संरक्षक या कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे का प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 91st संशोधन अधिनियम 2003 दल बदलुओं को सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने तथा दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आधार पर सीमित कर दिया गया है। 93rd संशोधन अधिनियम 2005 में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर निजी गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 97th संशोधन अधिनियम 2012 में इस अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। 99th संशोधन अधिनियम 2014 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
नामक एक नए निकाय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। हालांकि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली लागू की गई। 100 संशोधन अधिनियम 2015 में इस अधिनियम ने भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच हुए समझौते और उसके प्रोटोकॉल के अनुसार भारत द्वारा क्षेत्रों के अधिग्रहण और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन भी किया गया। और 101 संशोधन अधिनियम 2016 के तहत भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया। यह संशोधन अधिनियम और संसद और राज्यों द्वारा पारित किया गया 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। 102 संशोधन अधिनियम 102 संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पिछड़े वर्गों से संबंधित कार्यों से मुक्त कर दिया। इसने राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया। 103 संशोधन अधिनियम 2019 राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान का अधिकार दिया गया। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवश्यक है। राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए कुछ वर्गों के लिए 10% तक सीटें आरक्षित करने की अनुमति दी गई थी, जिसमें अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थान भी शामिल थे। 10% तक यह अतिरिक्त आरक्षण पहले से लागू आरक्षण के अतिरिक्त होगा। 104 कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 104 संशोधन अधिनियम 2020 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा को 70 से बढ़ाकर 80 वर्ष करना। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटाई जाए। 105 संशोधन अधिनियम 2022 105 संशोधन अधिनियम 2020 इसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की पहचान करने के लिए उन्हें मान्यता देने की राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल कर दिया गया। यह संशोधन 15 अगस्त 2021 से प्रभावी हुआ। 106 संशोधन अधिनियम 2020 में इसे महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। यह संशोधन सितंबर 2023 में पारित किया गया है और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है।